हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हूँ। आइए आज हम देखते हैं क्लास 7 के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9। देखिए ये चैप्टर है आपका शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। तो हमें दो तरह के घास स्थल देखने को मिल जाते हैं, एक शीतोष्ण और एक उष्णकटिबंधीय। तो जो शीतोष्ण घास स्थल होते हैं इसमें जो घासें पाई जाती हैं वो काफी मुलायम होती हैं और नरम होती हैं। आइए देखते हैं। देखिए ये जो घास प्रदेश होते हैं इसमें हम देखें तो मांसल जीव या जिनसे मांस उत्पादन किया जाए इस प्रकार के जीव अधिक संख्या में पाले जाते हैं। आइए इसकी विशेषताएं देखते हैं क्या बता रहा है। देखिए जिन स्थानों पे पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें हम वन कहते हैं, यानी सिर्फ वनस्पतियों में जैसे पेड़, ऊंचाई वाले मोटे लंबे वृक्ष होते हैं उन्हें हम वन कहते हैं। और इसी प्रकार जिन प्रदेशों के पादप जीवन में प्रमुखतः घास की अधिकता होती है, यानी सिर्फ घासें ही पाई जाती हैं, उसे घास स्थल कहा जाता है। यानी घासें अधिक मात्रा में पाई तो उसे घास स्थल कहेंगे, वनस्पतियां अधिक मात्रा में पाई जाएंगी, वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाएंगे तो उन्हें हम वन कहेंगे। देखिए दिया है कि पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है और यहाँ पनपने वाले पौधों के प्रकार यहाँ की जलवायु और मिट्टी पर भी निर्भर करती है। यानी जिस जहाँ पे यदि हम देख रहे हैं कि वन है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की जलवायु अलग होगी, भिन्न होगी, तभी तो उस प्रकार के उच्च कोटि के वृक्ष विकसित हो पा रहे हैं। घासें कहाँ छोटी होती हैं वृक्षों के अपेक्षा अपेक्षा और बहुत नरम, मुलायम और कमजोर होती हैं। तो इनकी जो जलवायु की विशेषता होगी अलग होगी, भिन्न होगी। तो वही कह रहा है कि यदि हम देखें तो वहाँ के पनपने वाले जो पौधों का प्रकार है वो प्रकार डिसाइड होता है वहाँ की जलवायु व मिट्टी, यानी जलवायु मिट्टी किस प्रकार की है। फिर दिया है कि घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। देखिए ये दो मुख्य श्रेणियां दिया है आपका। ये पहला श्रेणी हो गया शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और दूसरा श्रेणी में दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, यानी एक शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल हो गए और एक हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय घास स्थल। तो आइए इनकी आगे विशेषताओं को हम देखते हैं कि शीतोष्ण घास स्थल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन प्रदेश में पाए जाते हैं, उन विशेष प्रदेश के आधार पर उनका क्या नाम से संबोधित किया जाता है। उसी प्रकार उष्णकटिबंधीय घास स्थल भी होते हैं। देखिए यहाँ पे प्रेरी शब्द पहले देखते हैं। प्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है और लैटिन भाषा के शब्द से ये प्रिएटा से हुई है, यानी प्रिएटा से हमें प्रेरी शब्द की उत्पत्ति देखने को मिलती है लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ है साद्वल। प्रेटा और प्रेरी जिसका अर्थ होता है साद्वल। इतना फैक्ट्स आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं प्रेरी। देखिए प्रेरी किसे कहते हैं, किस प्रकार के स्थान पे पाए जाने वाले घासों को कहते हैं या किस क्षेत्र के। तो देखिए यहाँ दिया है कि उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल है उसको हम प्रेरी कहते हैं, यानी जो उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास स्थल है उसको हम प्रेरी कहते हैं। यानी एक प्रकार के विशेष स्थान पर पाए जाने वाले, मतलब घासें तो सभी शीतोष्ण स्थल ही है, शीतोष्ण प्रकार की ही है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर उनको हम अलग अलग नाम से जानेंगे। आगे देखिए ये समतल, मंद, ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं जहाँ पेड़ कम होते हैं और घास की क्या होती है, अधिकता होती है। और वास्तव में ये जो घास होता है ये घास का विशाल क्षेत्र होता है, यानी बहुत एक कहेंगे बहुत बड़े एरिया में इन घासों का हमें वहां पे दिखाई देगा क्षेत्र। अधिकांश भागों में प्रेरी वृक्ष रहित हैं, परंतु निचले मैदानों के निकट या नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। यानी ऊंचे प्रदेशों में या फिर जहाँ का उतना कहेंगे जल की मात्रा उपलब्ध नहीं है या थोड़ी जलवायु भी शीतोष्ण है तो वहां पे क्या करते हैं, घासों की अधिकता होती है। जैसे जैसे निचले क्षेत्र में नदी घाटियों के पास वाले क्षेत्र में वनों की प्रधानता होने लगती है, वृक्षों वनस्पतियों की सघनता बढ़ने लगती है। यहाँ आगे दिया है कि 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ की भूदृष्टि की प्रधानता, यानी ये घासें जो होती हैं 2 मीटर की, लगभग 2 मीटर की लंबाई में होती है। यानी हमारे तरफ जो घासें पाई जाती है इससे काफी ये भिन्न प्रकार की घासें हैं। इनकी जो ऊंचाई होती है 2 मीटर तक होती है। वास्तव में ये जो है एक घास का सागर है, यानी विशाल घास का सागर से मतलब है कि बहुत दूर दूर तक हमें सिर्फ घासों का ही मैदान देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो दूर दूर तक देखेंगे तो सिर्फ घासें देखेंगे यहाँ पे, और कोई न वृक्ष न वनस्पति न ये सारी चीजें नहीं दिखेंगी। आगे देखिए दिया कि प्रेरी जो है पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। ये जो प्रेरी के क्षेत्र हमें
उत्तरी अमेरिका में देखने को मिल जाएगा। हमें उसके पश्चिम में रॉकी पर्वत श्रृंखला है और उसके फिर वहाँ पे हमें ग्रेट लेक्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें जो ये ग्रेट लेक्स हैं, इसमें मुख्यतः 5 झीलें अमेरिका की शामिल हैं, जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी व ओंटारियो, ये 5 झीलों जो हैं इन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। और इनके वो रॉकी पर्वत श्रृंखला के बीच में हमें ये बता रहा है कि जो प्रेरी है, घास का मैदान, वो देखने को मिल जाएगा। आगे दिया है कि जो प्रेरी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा कुछ भागों में फैला हुआ है और अमेरिका की प्रेरी का अपवाहन यानी वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें जो मुख्य नदी है मिसिसिपी की सहायक नदी है तथा कनाडा के प्रेरी का अपवाह सस्केचुआन नदी की सहायक नदियां करते हैं। यानी अमेरिका में हो जाएगा मिसिसिपी जो प्रमुख नदी, इसकी सहायक नदियों द्वारा कहेंगे वो सिंचित हो रहा है, या फिर कनाडा में जो ये सस्केचुआन नदी है इसके सहायक नदियों द्वारा वो सिंचित हो रहा है, वो घास का जो मैदान है वहां में जल की उपलब्धि हो रही है। आगे देखिए यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है, इधर इस साइड आपको रॉकी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी भागों में देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आपको मिल जाएगी ग्रेट लेक्स, सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, एरी और मिशिगन, ये सारी झीलें हमें इन क्षेत्रों में देखने को मिल जाएंगी। तो इन्हीं दोनों के बीच में हमें प्रेरी का मैदान देखने को मिलेगा। इस क्षेत्र में हमें ये प्रेरी के मैदान का हम कह सकते हैं कि भाग है, कुछ अमेरिका में फैला हुआ है वो कुछ कनाडा में। देखिए इसमें और इसी में आपकी मिसिसिपी नदी है जो आकर के मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, तो इसकी सहायक नदियों द्वारा ये क्षेत्र सिंचित है और कनाडा में जो है सस्केचुआन नदी द्वारा। इसमें देखिए जो यहाँ आगे दिया हुआ है कि जो प्रेरी का क्षेत्र है इसके जो मूल निवासी हैं, यहाँ पे एक प्रकार के निवासी जो है यहाँ के स्थानीय, उनको रेड इंडियंस कहा जाता है और इनका निवास स्थल ये माना जाता है। फिर दिया है कि ये लोग क्या कहते हैं, इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे और प्रेरी अन्य आदिवासियों जैसे इसमें और भी अपाचे, क्रो, क्री तथा पानी के भी निवास स्थल इसमें मिलते हैं। लेकिन मुख्य जो तथ्य है ध्यान रखने योग्य, तो जो रेड इंडियंस हैं इनका ये निवास क्षेत्र माना जाता है, यहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं ये। आगे देखिए यहाँ की जलवायु, देखिए महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण, क्योंकि हम देखिए अब एक ये दोनों महाद्वीप के मध्य में बिल्कुल बीच में इधर से श्रृंखला राखी द्वारा घिरा हुआ है और इधर आपका पूर्वी भाग से भी दूर है मध्य भाग में। तो ये दे रहा है कि महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ की जो यहाँ की जो जलवायु है ये चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। यानी जो भी स्थल खंड का भाग होता है वहां पे हमें किसी भी स्थल खंड में हो यानी चारों तरफ से घिरा हुआ है तो वहां पे महाद्वीपीयता मिलती है या महाद्वीपीय जलवायु के नाम से उसे जानते हैं। फिर दिए ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान हिमांक से -20 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया है। यानी ग्रीष्म ऋतु में 20 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हमें शीत ऋतु में यहाँ पे दर्ज किया गया है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। जब तापमान कम होगा तो बर्फ की मोटी परत से ढक जाता है। फिर दिया है यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है, यानी वर्षा बहुत अधिक नहीं होती है, जो कि घास के विकास के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक एक पवन चलती है। यहाँ की स्थानीय पवन है, जैसे हमारे भारत में पश्चिमी भारत में देखा जाए उत्तर पश्चिम में लू जैसे स्थानीय पवन चलती है ग्रीष्म ऋतु में, वैसे यहाँ पे चिनूक एक स्थानीय पवन है, नाम की एक स्थानीय पवन यहाँ पे बहती है। देखिए यहाँ पे दिया है चिनूक की विशेषताएं, ये एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है, यानी गर्म पवन है और ये चलती है कब, शीत ऋतु में। जैसे हमारे यहाँ लू चलती है गर्म तो है और ग्रीष्म ऋतु में ये चलती है, तो यहाँ की जो चिनूक है गर्म है, वो शीत ऋतु में बहती है तथा कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है और तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है एवं पशुओं के चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है। यानी जब वहां का तापमान बढ़ेगा, मौसम शीत ऋतु में जैसे हम भी पढ़े हैं कि -20 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है तो काफी शुष्क हो जाती है, बर्फ जम जाते हैं। तो जब ये चिनूक चलता है तो चिनूक के चलने की वजह से तापमान कुछ कम होता है, वो पिघलता है तो घासों मतलब उपलब्ध हो जाती है पशुओं के चरने के लिए। तो ये चिनूक जो पवन है काफी इस प्रदेश में लाभ पहुंचाती है। आगे देखते हैं वनस्पति जात एवं प्राणी जात, यहाँ की किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, किस प्रकार के प्राणी
जीव जंतु होते हैं इस प्रकार के, कहेंगे प्रेरी क्षेत्र में या शीतोष्ण घास स्थल क्षेत्र में। तो आइए देखते हैं, यहाँ देखिए दिया है कि प्रेरी जो है सामान्यतः क्या है, पेड़ वेन यानी घासों की प्रधानता रहती है। जहाँ जल उपलब्ध होता है वहां पे सरपत, विलो, आल्डर, पॉपुलर जैसे पेड़ भी उगाते हैं, यानी जल की थोड़ी उपलब्धता होती है। तो यहाँ देखिए 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो प्रदेश हैं कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यद्यपि इस क्षेत्र की मुख्यतः फसल मक्का है, यानी कृषि की दृष्टि से देखा जाए तो जो मुख्य फसल है मक्का है। इसके अलावा वहां पे अन्य भी फसलें जैसे आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फाफा, अल्फा अल्फा ये सारे उगाए जाते हैं। अल्फा अल्फा एक वो घास भी है वहां पे, एक विशेष प्रकार की। ये घास और ज्यादा पौष्टिक माने जाते हैं, जैसे हमारे साइड दूब को माना जाता है कि दूब बहुत पौष्टिक घास है, गाय गाय की काफी पसंदीदा घास है, तो उस तरह वहां पे अल्फा अल्फा घास काफी पौष्टिक होती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफी कम एवं अनिश्चित होती है वहां पैदा होने वाली घास क्या होती है, छोटी एवं नुकीली होती है। ये प्रदेश मवेशियों के पालने के लिए उपयुक्त होते हैं। फिर है कि विशाल मवेशी फार्म को यहाँ पे रेंज कहते हैं, यानी बड़े बड़े यहाँ पे फार्म बनाए जाते हैं पशुओं के पालने के लिए। तो उसको जिस विशेष नाम से संबोधित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रेंच। उसकी देखभाल करने वाले को कहा जाता है क्या, काओ बाय, काओ बाय कहा जाता है। जो उन रेंचों पे उनकी देखभाल करते हैं वो कहलाते हैं काओ बाय। देखिए बाइसन या अमेरिकी भैंस, तो जो अमेरिकी भैंस है उसको कहा जाता है बाइसन। इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। जो बाइसन है प्रेरी प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है और निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो गए हैं। अब इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है और इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव हैं जैसे खरगोश, काइयोट, गोफर एवं प्रेरी कुत्ता। सबसे प्रमुख आप ये ध्यान रखेंगे कि बाइसन है। यहाँ दिया है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, बहुत बड़े बड़े एरिया होते हैं, तो यहाँ पे जो कार्य किए जाते हैं अधिकांश बहुत जो भी कृषि कार्य किया जाता है संयंत्र तकनीकी का प्रयोग करके, मशीनों का प्रयोग करके यहाँ पे कृषि कार्य किया जाता है। आइए यहाँ के लोग के बारे में जानते हैं। देखिए गया है कि इस प्रदेश के लोग काफी परिश्रमी होते हैं। अपने विलुप्त प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए उन्हें प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। वह विश्व के 2 सबसे अधिक विकसित देश जैसे हो गया, पहला हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ये क्या है इसी प्रदेश में स्थित है। कृषि की वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़े होते हैं, यहाँ पे हम देखें तो जो भी कृषि कार्य किया जाता है, गेहूं का उत्पादन, मक्के का उत्पादन या जो भी अन्न उत्पादन किया जाता है बड़े बड़े प्लाट में या बड़े बड़े क्षेत्रफल में किया जाता है। इसलिए यहाँ पे उन्नत किस्म के कहें कि मशीनों का, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन, इस प्रकार की उन्नत मशीनों का उपयोग करके कृषि किया जाता है और उसका निर्यात भी किया जाता है। क्यों, क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक नहीं होती है, तो अधिकांशतः क्या कहें कि अन्न उत्पादन बच जाता है, तो वो क्या कर देते हैं, निर्यात के लिए उपयोग किया जाता है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को क्या कहते हैं, विश्व का धान्यगार भी कहते हैं। ये मुख्य बात है ध्यान रखने योग्य कि क्योंकि प्रेरी जो है विश्व का सबसे, मतलब गेहूं का उत्पादन सबसे अत्यधिक होता है प्रेरी वाले क्षेत्रों में, तो इसलिए इस प्रेरी को विश्व का धान्यगार भी कहते हैं। आगे देखते हैं, दुग्ध उत्पादन एक अन्य प्रमुख उद्योग है यहाँ पे, और डेयरी क्षेत्र जो है ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तक फैला हुआ है। यानी दुग्ध उत्पादन है तो इससे डेयरी विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा। तो ये मतलब जो ग्रेट लेक है उसके पूर्व से लेकर के अटलांटिक तट तक ये फैला हुआ है। दुग्ध उत्पादन एवं व्यापक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रमण उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पे कोयला, लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार, सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था के कारण भी यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है। कृषि में भी ठीक है और डेयरी में भी ठीक है, और खनिज संसाधनों और अन्य तकनीकी के विकास के द्वारा वहां पे ये विश्व का बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है। जिस प्रकार से ये हम प्रेरी देखे हैं उत्तरी अमेरिका के घास प्रदेश को, शीतोष्ण घास प्रदेश को, तो इसी प्रकार से जो दक्षिणी अमेरिका है, तो जो दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास से पाई जाती है उसे हम पंपाज के नाम से जानते हैं। और हम ऑस्ट्रेलिया में इसी घास को, जो शीतोष्ण
घास है। तो शीतोष्ण घास को ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में से हम डाउन्स के नाम से जानते हैं। इसे यूरोप में देखा जाए तो स्टेपी के नाम से जानते हैं। ये मुख्य नाम है इन घासों का, प्रेरी, पंपाज, डाउन्स व स्टेपी। और इसे हम अफ्रीका में देखा जाए तो अफ्रीका में वेल्ड के नाम से जानते हैं। यही शीतोष्ण घासों को अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे वेल्ड दे भी दिया है। वेल्ड, आइए इसको देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह वेल्ड नाम जो था, नाम डच अधिवासियों द्वारा दिया गया था। यहाँ देखिए वेल्ड कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? वेल्ड। वेल्ड जो है ये 600 मीटर से 1100 मीटर तक के विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। यह ड्रैकेंसबर्ग वहाँ पर्वत एक है, तो ये जो है ड्रैकेंसबर्ग पर्वतों से घिरा है और इसके पश्चिम में हमें कालाहारी मरुस्थल देखने को मिल जाएगा। इसके पूर्व में उच्च वेल्ड स्थित है। इसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पे 1600 मीटर से भी अधिक है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए नीचे दिया हुआ है, देख पा रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे दिया है कि जो वेल्ड प्रदेश है, ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की जो सहायक नदियां हैं इस प्रदेश को सिंचित करती हैं। जिस प्रकार से हम देखे हैं कि प्रेरी को जो सिंचित कर रही थी मिसिसिपी की सहायक नदी व सस्केचुआन की सहायक नदियां, इस प्रकार से जो वेल्ड है इसको लिम्पोपो व ऑरेंज ये दो रिवर है मुख्य, इनकी सहायक नदियां सिंचित करती हैं। देखिए यहाँ पे वेल्ड प्रदेश हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए वेल्ड यहाँ दिया है कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। वेल्ड जो कि हम देखें अफ्रीका में दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। जलवायु यहाँ का देखते हैं। देखिए जलवायु में दिया है कि जो हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की जलवायु नम होती है, क्योंकि यहाँ पे वेल्ड है इधर इस साइड हिंद महासागर इसको देखने को मिल जाएगा, तो इसकी जलवायु इसको प्रभावित करेगी और इसके जलवायु द्वारा वेल्ड जो होता है क्या होता है, इसकी जलवायु यहाँ की नम रहती है। शीत ऋतु में ठंडी एवं शुष्क हो जाती है। इस दौरान इसका तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। वेल्ड का जुलाई से सबसे अधिक, इसमें जुलाई जो है सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे जोहान्सबर्ग का तापमान लगभग 20 डिग्री, जो जोहान्सबर्ग है साउथ अफ्रीका का जो शहर है वो इसी वेल्ड प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। जोहान्सबर्ग, इसका तापमान ग्रीष्म बता रहा है 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और वेल्ड क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। फरवरी से नवंबर से फरवरी के बीच। यह वेल्ड के तटों पे गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण होता है। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में वर्षा कम होती है तो यह क्षेत्र क्या हो जाता है, सूखाग्रस्त हो जाता है, क्योंकि ये पड़ जाएगा आपका दक्षिण गोलार्ध में। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो कंडीशन होता है जलवायु क्या, जो मौसम का थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इस वजह से ऐसा इसमें दिया गया है। देखिए वनस्पति जात एवं प्राणी जात, तो यहाँ वनस्पति विरल है, घास स्थल तो विरल होगा। अधिकतर स्थल जो है घास से ढके रहते हैं। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। बबूल एवं मारोला ऊंचे हुए वेल्ड में उगे दिखते हैं। यहाँ के जो मुख्य वनस्पति हैं बबूल, मारोला व वेल्ड के प्रमुख जानवरों की बात करें तो इसमें हमें शेर, तेंदुआ, चीता व कुडू ये देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे तेंदुआ का चित्र दिखाया गया है। निवासी के बारे में देखें तो वेल्ड जो है पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में बहुत सारे सोने की खदानें हमें देखने को मिल जाएंगे, सोने की कुछ हीरे की, तो खनन कार्य के लिए भी वेल्ड प्रदेश प्रसिद्ध है। वेल्ड की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है, यद्यपि यहाँ उपजाऊ भूमि है, वहाँ फसल जहाँ पे है वहाँ पे फसल उगाई जाती है। फसलों में दिया है कि यहाँ पे मक्का, गेहूं, ज्वार, अखरोट, आलू यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। ठीक, फिर एक तंबाकू, गन्ना एवं कपास, इस प्रकार की यहाँ पे नगदी फसलें भी उगाई जाती हैं। तो तंबाकू, गन्ना, कपास इस प्रकार के जो फसलें हैं ये नगदी फसलों के अंतर्गत आती हैं। फिर दिया है भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए यहाँ पे पाली जाती हैं और इससे वेल्ड में ऊनी उद्योग भी विकसित हुआ है। यहाँ पे एक प्रकार की जो मुख्य भेड़ है लोकप्रिय है, ये है मेरिनो भेड़। जो मेरिनो भेड़ है ये मुख्य प्रकार की भेड़ इस क्षेत्र में पाले जाने वाले। और दूध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है।
पशुपालन जो है यहाँ पे गर्म एवं नम जो नम प्रदेश है, आर्द्र प्रदेश है, उसमें किया जाता है। एवं मक्खन, चीज जैसे दुग्ध पदार्थों का उत्पादन घरेलू उपयोग एवं निर्यात के लिए भी किया जाता है। देखिए इसकी ये मुख्य विशेषता है, मुख्य है कि जो वेल्ड है, वेल्ड में खनिजों का प्रचुर भंडार है। जिन स्थानों पे लोहा एवं कोयला उपलब्ध है वहां लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। सोना एवं हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग, देखिए ये मुख्य तथ्य है। जो जोहान्सबर्ग है, विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है इसे। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी, ठीक। किम्बरले, जो किम्बरले इसे विश्व के हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग सोने के लिए, वो किम्बरले हीरे के लिए। हीरा एवं सोने के खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका तथा ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए हैं, क्योंकि ब्रिटेन क्योंकि खनिज के लिए काफी अच्छा है, तो फिर ब्रिटेन से इसके व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। धीरे धीरे जो दक्षिण अफ्रीका है ये ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया, क्योंकि खनिज संसाधन से काफी संपन्न देखा ब्रिटेन, तो फिर ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों को उपनिवेश बनाया, तो इसे भी बनाया। प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात की सुविकसित व्यवस्था, यानी जहाँ पे खनिज संसाधन है यहाँ पे काफी जो यातायात है, काफी यातायात मार्ग विकसित है। आइए आगे देखते हैं, इसमें कुछ जो बहुविकल्पी प्रश्न दिया हुआ है इसको देख लेते हैं हम। देखिए इसमें पूछ रहा है कि मिसिसिपी नदी अपवाहित होती है, अभी ऊपर हम पढ़े हैं, कहाँ होती है? कनाडा, अफ्रीका या संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये होती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे दिया है कि जो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है किसके पश्चिम में स्थित है? प्रेरी के, वेल्ड के या पंपाज के? तो ये स्थित है वेल्ड के। आगे है मेरिनो प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? मछली की या हाथी की या भेड़ की? तो जो ये प्रजाति है मेरिनो, ये एक भेड़ की प्रजाति है। किम्बरले खान अभी हम पढ़े हैं कहाँ पे? वेल्ड प्रदेश में। तो किसके लिए प्रसिद्ध है किम्बरले? हीरा के लिए, चांदी के लिए या प्लेटिनम के लिए? तो जो किम्बरले खान है ये प्रसिद्ध है हीरा के लिए। और जोहान्सबर्ग हमें भी ऊपर पढ़े हैं, तो जोहान्सबर्ग है स्वर्ण के खनन के लिए, वो किम्बरले खान प्रसिद्ध है हीरा के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।